हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने देखी थी डायरेक्ट वेरिएशन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो पहले मैं आपको बता दूं इनवर्स वेरिएशन होता क्या है। जब एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी में कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज होता है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करे और उसकी वजह से कोई और क्वांटिटी डिक्रीज करे तो इसे हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 100 किलोमीटर्स। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 100 किलोमीटर्स। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ठीक है, अगर आप 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो टाइम लगेगा 5 आवर्स। राइट, अगर आप 20 किलोमीटर्स की स्पीड से जाएंगे तो टाइम लगेंगे 5 आवर्स, 5 घंटे। अगर आप स्पीड को डिक्रीज करें अपनी, अगर आप 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाने लगे तब आपको टाइम लगेगा 10 आवर्स। राइट, तो आपने देखा कि स्पीड को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो टाइम इंक्रीज हो जाता है। राइट, स्पीड हम 20 से 10 कर दिए, डिक्रीज कर दिया हमने स्पीड को, तो टाइम 5 आवर्स से 10 आवर्स हो गया, 5 आवर्स से 10 आवर्स हो गया, इंक्रीज हो गया। सिमिलरली अगर हम स्पीड को कर दें 50 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड हमने इंक्रीज कर दी, अब देखो टाइम कितना लगेगा 2 आवर्स। ठीक है, तो ये है एक एग्जांपल ऑफ इनवर्स वेरिएशन। जब एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से उसका इफेक्ट ऐसा हो कि दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, इसे हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब फिर से समझ लो, ए टू बी आपने जाना है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स। अगर आप 20 किलोमीटर्स की स्पीड से जाएंगे तो आपको 5 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर आप 20 किलोमीटर्स पर आवर से अपनी स्पीड को डिक्रीज कर दें, 10 किलोमीटर्स पर आवर पे ले आए तो टाइम इंक्रीज होगा, 5 आवर्स से आपको 10 आवर्स लगेंगे। राइट, इसी तरह से अगर आप स्पीड को इंक्रीज कर दो, 10 किलोमीटर्स पर आवर की जगह आप कर दो 50 किलोमीटर्स पर आवर, तो टाइम जो है वो 10 आवर्स की जगह लगेंगे 2 आवर्स। ठीक है, तो ये है एक एग्जांपल इनवर्स वेरिएशन का। यहां पर एक जो चीज है वो आप ध्यान देना खास तौर पे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा 100 है। आप यहां पर भी देख सकते हैं 10 इंटू 10 is 100, 50 into 2 is 100। तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा यहां पर कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि x1 और y1 का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट अगर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास एक टेबल है जहां पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये वैल्यूज इनवर्स वेरिएशन में है या नहीं है। ठीक है, टेबल आपके सामने है इस तरह से, एक्स वाई। ठीक है, पहली वैल्यू है 4 and 16। सेकेंड वैल्यू है 8 and 8। थर्ड वैल्यू है 16 and 4। फोर्थ वैल्यू है 32 and 2। करेक्ट, चलिए इसे हम कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2, इसे कहते हैं x3, इसे कहते हैं y3, इसे कहते हैं x4, इसे कहते हैं y4। द वैल्यूज विल बी inversely proportional if कंडीशन क्या है
x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 इज इक्वल टू x3 इंटू y3 इज इक्वल टू x4 इंटू y4। अब यहाँ पे चार वैल्यूज है ना, तो हम यहाँ x4 तक जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 3 ही वैल्यूज हो तो हम x3 y3 तक जाएंगे, अगर 2 ही वैल्यूज हो तो x2 y2 तक जाएंगे, अगर 5-6 वैल्यूज हो तो x4 y5 x4 y4 x5 y5 x6 y6 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे चार वैल्यूज दिए हैं। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 16, जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 8 है, जब x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू 4 है, जब x की वैल्यू 32 है तो y की वैल्यू 2 है। अब ये वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। अगर x1 इंटू y1 ये जो प्रोडक्ट है अगर बराबर हुआ x2 इंटू y2 के, और ये इक्वल हुआ x3 इंटू y3 के, और इक्वल हुआ x4 इंटू y4, अगर ये चारों प्रोडक्ट्स इक्वल हुए तभी ये वैल्यूज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, अब आप देखिए x1 इंटू y1 4 इंटू 16, x2 इंटू y2 8 इंटू 8, x3 इंटू y3 16 इंटू 4, x4 इंटू y4 32 इंटू 2। अब देखिए ये भी 64, ये भी 64, 16 इंटू 4 64, 32 इंटू 4 64। क्योंकि ये चारों प्रोडक्ट्स जो हैं वो 64 हैं, यानी कि वो इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यस द गिवन क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई है बात। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड टेबल देखते हैं, सेकंड टेबल भी आपके पास है, टेबल बी। ठीक है, इसमें भी चार वैल्यूज हैं, राइट। 18 and 1 2 and 7.5, 18 1 2 7.5 9 3 12 3। वही रूल, ये वैल्यूज तभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे जबकि x1 y1 का प्रोडक्ट जो है वो x2 y2 के बराबर होगा, x3 y3 के बराबर होगा, x4 y4 के बराबर होगा। अब देखिए यहां पर x1 इंटू y1 क्या है, 18 इंटू 1 दैट इज 18, x2 y2 क्या है, 2 इंटू 7.5 दैट इज 15, x3 y3 क्या है, 9 इंटू 3 27, x4 y4 क्या है, 12 इंटू 3 36। तो आप देख सकते हो कि ये चारों प्रोडक्ट्स जो हैं ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब द गिवन क्वांटिटीज आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल सिंस x1 y1 is not equal to x2 y2, which is not equal to x3 y3, which is not equal to x4 y4. The given quantities या given numbers are not inversely proportional. ये quantities या ये numbers inversely proportional नहीं है। कैसे हमें पता लगा? बिकॉज x1 y1 का जो प्रोडक्ट है वो x2 y2 के प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं कर रहा, x3 y3 के साथ मैच नहीं कर रहा, x4 y4 के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। चलिए अब देखते हैं थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो ये थर्ड वैरायटी है जिसमें आपको बता दिया गया है कि x और y जो हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन इस टेबल में 3 वैल्यूज अननोन है, a, b और c। आपको फाइंड करनी है ये सारी वैल्यूज। तो आप कैसे फाइंड करोगे? सिंस x and y are inversely proportional, x1 y1 should be equal to x2 y2। करेक्ट? अगर हमें यह बताया गया है कि x और y जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका मतलब यह है कि x1 y1 का जो प्रोडक्ट है
वो x2 y2 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है 4, ये किसके इक्वल होना चाहिए, x2 y2 के, x2 की वैल्यू है 8 और y2 है a, तो 4 इंटू 4 बाई 8 शुड बी इक्वल टू a, करेक्ट। अब ये 4 इंटू 4 होता है 16, 16 बाई 8 होता है 2, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू हमें पता लग गई, a है 2, करेक्ट। सिमिलरली x1 y1 should also be equal to x3 y3, बिकॉज x और y तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो x1 y1 का जो प्रोडक्ट है वो x3 y3 के प्रोडक्ट के बराबर होना ही चाहिए। तो x1 इंटू y1 इज 4 इंटू 4, x3 इंटू y3 इज 2 इंटू b, तो 2 यहां आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 8, तो b की हमें वैल्यू मिली 8, करेक्ट। बाय सेम रूल, बाय सेम लॉजिक, x1 y1 का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू x4 y4, राइट। तो यहां पर ये x4 y4 के बराबर होना चाहिए। तो x1 y1 का मतलब है 4 इंटू 4, x4 है 32 और y4 है c, तो 4 इंटू 4 बाई 32 इज इक्वल टू c। अब ये क्या बनेगा 16 बाई 32, 16 बाई 32 इज 1 बाई 2, 1 बाई 2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू क्या होगी, c विल बी 1 बाई 2 और 0.5, 1 बाई 2 का मतलब 0.5। ठीक है, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हो, c की वैल्यू या तो 1 बाई 2 होगी या तो होगी ये 0.5। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टेबल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये फाइंड करना होगा कि वैल्यूज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है, या आपको बता दिया जाएगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और आपको कुछ मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने होंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत वेराइटीज के वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे होंगे, कॉस्ट पे होंगे, टाइम एंड वर्क पे होंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 7 डेज, हाउ मेनी बॉयज विल डू द सेम वर्क इन 42 डेज। अब आप देखो, नंबर ऑफ बॉयज और टाइम टेकन टू डू द वर्क, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आप सोचो, नंबर ऑफ बॉयज एंड टाइम टेकन टू डू द वर्क, एक काम को करना है, अगर ज्यादा लोग मिलकर उस काम को करने लगे तो क्या वो काम जल्दी खत्म होगा, राइट? अगर कम लोग मिलकर उस काम को करें तो क्या वो ज्यादा लंबे समय तक चलता रहेगा, करेक्ट? तो नंबर ऑफ बॉयज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, राइट? यानी कि अगर नंबर ऑफ बॉयज बढ़ जाएंगे तो काम जल्दी खत्म होगा, और अगर नंबर ऑफ बॉयज कम होंगे तो काम ज्यादा देर तक करना पड़ेगा, राइट? मतलब काम लेट खत्म होगा। तो यहां पर आप देखिए, नंबर ऑफ बॉयज बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन आपको दिया हुआ है डेज में, करेक्ट? चलिए, तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल बना लेते हैं। 36 बॉयज अगर हैं तो वो काम को 7 दिनों में खत्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज 36, टाइम टेकन 7 डेज। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 42 डेज में वो काम करना हो तो कितने बॉयज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? हाउ मेनी बॉयज विल डू द सेम वर्क इन 42 डेज। अगर आपके पास 42 डेज का समय है तो कितने बॉयज ये काम कर सकेंगे? सिंस नंबर ऑफ बॉयज एंड टाइम टेकन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x1 इंटू y1 शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2, करेक्ट? आप स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस नंबर ऑफ बॉयज and time taken is inversely proportional, ठीक है? 36 इंटू 7 शुड बी इक्वल टू x इंटू 42, ठीक है कि नहीं?
x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो 36 इंटू 7, ये 42 यहाँ आएगा, नीचे डिवाइड होगा, इज इक्वल टू x। अब देखिए 7 इंटू 6 इज 42, 36 बाई 6 इज 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि 6 days आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इफ 42 बॉयज आर वर्किंग। तो यहां पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 6 boys आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क इन 42 days। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लो तब तक। क्वेश्चन क्या है? इन अ कैंप 150 men had sufficient food for 45 days. After 10 days, 25 men left the camp. How many days will the food last at the same rate? इसका मतलब यह है कि एक कैंप है, उसमें 150 men के लिए sufficient food है, मतलब 150 men जितना भी खाना वहां पर है आराम से खा सकते हैं for 45 days। ठीक है, 10 दिन के बाद क्या होता है? 10 दिन के बाद 25 men चले जाते हैं। अब जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक चलेगा? करेक्ट। चलिए अब देखो, 150 men eat food for 10 days। क्यों मैंने 10 days लिखा मैं आपको बता रहा हूं। 10 दिन के बाद तो 25 लोग चले गए ना। सुनिए, ध्यान से समझिए, कैंप में कितना फूड है? 150 men के लिए 45 days तक फूड है, पर क्या 150 men ने 45 days तक खाया? नहीं, 150 men ने सिर्फ 10 days तक खाया। ठीक है, आफ्टर 10 days 25 men लेफ्ट। करेक्ट। अब देखो, नंबर ऑफ men, days, ठीक है। अब आप सोचो, क्या ज्यादा लोग होंगे तो खाना कम दिनों में खत्म होगा, राइट? और अगर कम लोग होंगे तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? तो नंबर ऑफ men इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। अगर आदमी ज्यादा होंगे खाने के लिए तो वो जो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फूड है वो कम समय चलेगी, और अगर आदमी कम होंगे खाने वाले तो वो क्वांटिटी ज्यादा समय तक चलेगी, राइट? तो नंबर ऑफ men अगर 150 हैं, ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, तो वो फूड 35 डेज तक चलेगा। अब आप बोलोगे सर यहां 35 कैसे आया? मैं आपको बताता हूं कैसे आया। सबसे पहले हम ये भूल जाएं कि कुछ लोग कैंप छोड़ के गए थे। मान लो कि कोई भी कैंप छोड़ के नहीं गया, तो 150 men 45 डेज तक खाना खा सकते हैं, इतना फूड है वहां पे। 150 men 45 डेज तक खाना खा सकते हैं। 10 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही चला, 150 men ने 10 दिन तक खाना खाया। आफ्टर 10 डेज जो फूड बचा है वो 150 men क्या 35 डेज तक खा सकते हैं? राइट और रॉन्ग? आप समझिए इस चीज को। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि कोई नंबर ऑफ पीपल कैंप से बाहर गए। अभी आप इतना ही सोचो कि 150 men 45 डेज तक खाना खा सकते हैं, इतना सफिशिएंट फूड है कैंप में। 10 दिन के बाद क्या होगा? 10 दिन का खाना तो वो खा चुके, अब 150 men सिर्फ 35 डेज खा सकेंगे। इतना ही खाना है कि 150 men 35 डेज तक खा सके।
अभी ये क्लियर है, क्योंकि 10 दिन तक तो 150 मैन खा चुके हैं ऑलरेडी, 45 में से 10 दिन तक तो वो खा ही चुके, अब जितना खाना बचा है वो 150 मैन सिर्फ 35 डेज तक ही खा सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमने लिखा कि जो भी रिमेनिंग फूड है वो 150 मैन 35 डेज तक खा सकते हैं। लेकिन अब हुआ क्या, इसमें से 25 मैन निकल गए, अब बचे 125 मैन। तो अब ये बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा हमें ये बताना है, राइट। तो 150 मैन जितना फूड 35 डेज तक खा सकते थे उतने ही फूड को 125 मैन कितने दिनों तक खाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंस द क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 150 इंटू 35 शुड बी इक्वल टू 125 इंटू एक्स, राइट। 150 मैन अगर 35 डेज तक खा सकते हैं तो 150 इंटू 35 शुड बी इक्वल टू 125 इंटू एक्स, बिकॉज 150 में से 25 लोग अब जा चुके हैं, ठीक है, और हमने ये माना कि वो x डेज तक खाना खा सकते हैं, राइट। तो 150 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 125 ये होगी x की वैल्यू, करेक्ट, ओके। अब अगर हम 25 से कैंसिल करें तो 25 इंटू 5 इज 125, 25 इंटू 6 इज 150, और ये 35 बाई 5 इज 7। तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 7 42 इज इक्वल टू x। सो द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर 42 डेज, ये हमारा आंसर होगा, द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर 42 डेज। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं, द रिमेनिंग फूड will last for 42 days. The remaining food will last for 42 days. ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइक टेक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइक टेक्स 6 hours to reach city B from city A, traveling at the speed of 50 kilometers per hour। एक बाइक है जो सिटी ए से सिटी बी तक जा रही है और वो टाइम ले रही है 6 hours और उसकी स्पीड क्या है 50 किलोमीटर्स पर आवर। सिटी ए, यहां से एक बाइक जा रही है सिटी बी तक, 6 hours लेती है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर। आपको बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द बाइक ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर्स पर आवर। अगर बाइक की स्पीड बढ़ जाती है तो ये कितने समय में पहुंचेगी। अब आप देखो, डिस्टेंस कवर्ड इज कांस्टेंट, सिटी ए से सिटी बी तक जाना है। अगर हम स्पीड इंक्रीज करें तो क्या टाइम कम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर स्पीड डिक्रीज करें तो टाइम ज्यादा लगेगा, बिल्कुल। अब क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन is 6 hours, speed is 50 kilometers per hour। ठीक है, जब टाइम 6 hours का लग रहा है तो स्पीड 50 किलोमीटर्स की है, 50 किलोमीटर्स पर आवर। क्वेश्चन कह रहा है अगर स्पीड 75 किलोमीटर्स पर आवर की हो जाए, इन दैट केस हमें टाइम कितना लगेगा। तो अगर स्पीड हम इंक्रीज करके कर दे 75 किलोमीटर्स पर आवर तो टाइम हम मान लेते हैं कि लगेंगे x hours, क्योंकि टाइम एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x1 इंटू y1 शुड बी इक्वल टू x2 इंटू y2, यानी कि 6 इंटू 50 शुड बी इक्वल टू x इंटू 75। तो आप देखो 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू x। ठीक है, अगर हम 25 से कैंसिल करें तो 25 इंटू 2 इज 50, 25 इंटू 3 इज 75, और ये 6/3 2, 2 इंटू 2 4, x की वैल्यू हो गई 4। देयरफॉर इट विल टेक 4 hours when traveling at the speed of
75 किलोमीटर्स पर आवर। अगर हम 75 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो हमें लगेंगे 4 घंटे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस। अब आप देखो, ये जो क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 24 पेंसिल्स इज 108, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 40 सिमिलर पेंसिल्स। अब आप ये सोचो, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर आप 24 पेंसिल्स खरीदते हैं तो पैसे लगते हैं 108 रुपीज। अगर आप 40 पेंसिल्स खरीदेंगे तो आपके कितने पैसे लगने वाले हैं? 108 से ज्यादा या 108 से कम? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये, बिल्कुल। अगर आप क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे, अगर आप क्वांटिटी कम खरीदोगे तो पैसे कम लगेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी एंड क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक पेन खरीदूंगा तो हो सकता है 30 रुपीज लगे, 2 पेन खरीदूंगा तो 60 लगेंगे, 3 खरीदूंगा तो 90 लगेंगे। ठीक है, अगर मैं 10 पेन खरीदूं तो 300 लगेंगे। क्वांटिटी जैसे बढ़ती जाएगी टोटल मनी भी इंक्रीज होता जाएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड, यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि हम किसी भी रेट को 1 यूनिट के रेट में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जितने क्वांटिटी का हमें चाहिए उतने क्वांटिटी का हम निकालेंगे। अभी हम देखते हैं कैसे। कॉस्ट ऑफ 24 पेंसिल्स इज 108। कॉस्ट ऑफ 24 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹108। यहां पर आप एक चीज का खास ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 40 पेंसिल्स, 40 सिमिलर पेंसिल्स, राइट। तो जो हमें फाइंड करना है यानी कि कॉस्ट, उसे हम राइट साइड पे रखते हैं जनरली। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे रखोगे तो गलत है। जनरल रूल ये कहता है कि जो भी हमें फाइंड करना है उसे हम राइट साइड पे रखें। अगर हम मान लीजिए लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन फिर हमें लेफ्ट साइड से ही सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। हर बार हमें वो चीज लेफ्ट साइड को रखनी पड़ेगी। जनरल हमारी प्रैक्टिस क्या रहती है कि हम जो भी चीज फाइंड करने की है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं, थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, दैट्स ऑल। यहां पे फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 40 पेंसिल्स। तो कॉस्ट जो है उसे हम राइट साइड पे रख रहे हैं, राइट। ये कॉस्ट है हमारा, राइट, ये कॉस्ट है। ठीक है, तो 24 पेंसिल्स का कॉस्ट है 108। अब आप देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? 108 बाई 24। एम आई राइट? करेक्ट। चलिए अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं ये क्या आता है। कॉस्ट ऑफ 24 पेंसिल्स इज 108, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 108 डिवाइडेड बाई 24। ये 24 यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या होता है। 6 से अगर हम कैंसिल करें तो 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, 2 से हम करें तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ये आया आपका 9/2, दैट इज 4.5। तो एक पेंसिल का कॉस्ट आया 4.5 रुपीज। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 40 पेंसिल्स, राइट। तो कॉस्ट ऑफ 40 पेंसिल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मल्टीप्लाइड बाई 40। अगर एक पेंसिल का आपको कॉस्ट पता है तो उस कॉस्ट को, एक पेंसिल के कॉस्ट को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 पेंसिल का कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये होगा 4.5 कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इंटू 40, दिस विल बी ₹180। ठीक है, तो 40 सिमिलर पेंसिल्स विल कॉस्ट अस ₹180। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्ट हैड प्रोविजंस फॉर 450 men for 40 days. After 10 days 90 more men come to the fort.
फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग प्रोविजंस लास्ट एट द सेम रेट। देखिए, ये क्वेश्चन को पढ़ के पता लगता है कि ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। कैसे? एक फोर्ट है जिसमें 450 मेन के लिए सफिशिएंट प्रोविजंस है। प्रोविजंस मतलब आप फूड, वाटर ये कह सकते हो, ठीक है। 450 मेन के लिए सफिशिएंट प्रोविजंस हैं 40 डेज के लिए। लेकिन 10 दिन के बाद क्या होता है, 90 मेन और आ जाते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो बचे हुए प्रोविजंस हैं वो कितने दिन चलेंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। 450 मेन कितने दिन तक रह सकते हैं? 40 डेज के लिए। 450 मेन 40 डेज। लेकिन क्या ये 450 मेन 40 डेज तक हैं? नहीं, 10 डेज के बाद इसमें 90 मेन और ऐड हो जाते हैं। तो 10 दिन के बाद क्या होता है, 10 दिन के बाद की सिचुएशन हम देखते हैं। आफ्टर 10 डेज 450 men have provisions for 30 days। देखो, स्टार्टिंग में 450 men के पास 40 डेज के प्रोविजंस हैं। 10 दिन के बाद तो उनके पास 30 डेज के ही प्रोविजन बचे ना, राइट। तो अब आप ये देखिए, नंबर ऑफ मेन डेज ऑफ प्रोविजंस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा फिर से। 450 मेन के पास 40 डेज के प्रोविजंस हैं। क्वेश्चन हमें यह कह रहा है कि अगर 450 लोग हैं तो वो 40 दिन तक फोर्ट के अंदर में खाना अपना खा सकते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद वहां पे 90 लोग और आ जाते हैं, 90 पीपल मोर कम एंड जॉइन देम। अब क्या होगा कि जो खाना है अब वो तो पूरा 40 डेज तक नहीं चलेगा, बिकॉज 10 दिन तक तो इतने ही लोग थे। लेकिन 10 दिन के बाद तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए ना, तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए तो ये टाइम तो अब कम लगेगा, राइट। ज्यादा लोग हो गए तो अब कम टाइम में ही खाना खत्म हो जाएगा ना। तो नंबर ऑफ पीपल जब 450 हैं तो उनके पास कितने दिनों का खाना है? 30 डेज का। फिर से एक चीज याद रखिए, हम 40 डेज इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 40 डेज में से सिर्फ 10 डेज तक ही 450 मेन थे। आफ्टर 10 डेज नंबर ऑफ मेन में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए 450 मेन 10 दिन तक ही खाना खाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मेन में चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मेन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन इस तरह से मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 450 मेन के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 डेज का खाना है। फिर से समझिए ध्यान से, 450 मेन के पास 40 डेज का खाना है। 10 दिन तक बिल्कुल ठीक है, 450 मेन अपना खा रहे हैं, 10 दिन तक ऐसा चल रहा है। 10 दिन के बाद 450 मेन के पास सिर्फ 30 डेज का खाना है। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 40 डेज का था, 10 दिन तक तो खा लिए, अब तो सिर्फ 30 डेज का बचा है। तो 450 मेन के पास 30 डेज का फूड बचा है। लेकिन इसी समय में नंबर ऑफ मेन बढ़ जाते हैं, 450 प्लस 90 ये हो गए 540, नंबर ऑफ मेन हो गए 540। अब उतना ही खाना जो 450 मेन 30 डेज तक खा सकते थे, अब 90 लोग और आ गए हैं खाने के लिए, तो अब वो खाना कितने दिन चलेगा ये हमें बताना है। प्रोविजंस का मतलब यही होता है फूड, वाटर एटसेट्रा। तो 450 डेज 30 डेज तक जितना खाना खा सकते थे, अभी 540 मेन 450 मेन 30 डेज तक जितना खाना खा सकते थे, अभी 540 मेन उतना ही खाना कितने दिन में खाएंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग बी x, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग बी x। Since this is a case of inverse variation, 450 into 30 should be equal to 540 into x, correct? तो यहां से हम देखेंगे 450 into 30 divided by 540 is equal to x। अब आप देखो, ये 0 के साथ ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 से करें
6 7s are 42, 6 5s are 30, 6 9s are 54, 3 into 3 is 9, 3 into 25 is 75. तो x की वैल्यू जो हमें मिली है, x की वैल्यू जो हमें मिली है दैट इज 25. So the provisions will last for another 25 days. तो आंसर इसका होगा the provisions will last for another 25 days. ठीक है, रिमेनिंग 25 डेज के लिए जो प्रोविजंस है वो रहेंगे. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. अब देख लें इस क्वेश्चन को ध्यान से. चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 2/9 पार्ट ऑफ अ लैंड कॉस्ट्स ₹2,52,000, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4/7 पार्ट ऑफ इट. एक पीस ऑफ लैंड है जिसका 2/9 पार्ट है 2,52,000 का, और हमें यह बताना है कि उसी लैंड का 4/7 पार्ट कितने रुपीस का होगा. ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ टोटल लैंड बी ₹X. ठीक है, टोटल लैंड का कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹X, राइट. 2/9 of x is equal to 2,52,000. ठीक है, 2/9 of x is equal to 2,52,000. तो x की वैल्यू क्या होगी देखिए, 2,52,000, ये 9 इधर आएगा और ये 2 इधर आ जाएगा नीचे. तो टोटल कॉस्ट हो गया हमारा इतना. टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड अगर आपसे पूछा जाएगा तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू होगी 2,52,000 इंटू 9/2. लेकिन हमें यह बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4/7 पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो अब आप देखिए कॉस्ट ऑफ 4/7 पार्ट इज इक्वल टू 4/7 इंटू एक्स. करेक्ट. तो 4/7 इंटू एक्स की वैल्यू तो ये पूरी है. एक्स की वैल्यू क्या है, 2,52,000 इंटू 9/2. करेक्ट. चलिए अब देखिए क्या होता है. 2 के साथ ये 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 2,52,000 कैंसिल हो जाएगा. 7 इंटू 3 21, 7 6 42, 36,000 यहां पर आ गया. और ये हो गया 72,000 इंटू 9, ये हो गया 6,48,000. तो 4/7 ऑफ द लैंड विल कॉस्ट अस 6,48,000. अब देख ले इस सॉल्यूशन को. तो इस तरह से आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कुछ क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो. टेबल के फॉर्म में दिए रहेंगे या यूनिटरी मेथड आप यूज कर सकते हो इसमें. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसमें पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना मेथड चूज करना होगा. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. थैंक यू.